हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनायक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी यूपी टेट ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 24वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो बात करें जैव विविधता की, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। इसको जो है हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और फिर विषुवत रेखा। ये हो गया जो है हमारा उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के पास। तो इसमें से पूछा है कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो ये जो है इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। और सेकंड है कि भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। तो जब ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ पे घटेगी कैसे? जब हम ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जैव विविधता बढ़ेगी, और जो है पृथ्वी पर एक समान रहती है। ये पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे सबसे अधिक है, यहाँ पे कम है, तो एक समान नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत हो गया। और भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे बात करें ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, तो ध्रुव हमारा ये हो गया, ये पॉइंट। तो यहाँ पे जो है जैव विविधता जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होती है? घटती है। तो जब घटती है तो ये जो है उसकी तरफ बढ़ती है लिखा है, ये गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आंसर हो गया फर्स्ट कि भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ती है। और ये बढ़ती क्यों है? तो जो है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ये हमारा जो है ये भूमध्य रेखा हो गया। जब हम भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे तापमान और वर्षा दोनों में कमी आ जाएगी। जब दोनों में कमी होगी तो जैव विविधता में जो है ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। तो दोनों तरफ, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे वो दक्षिणी अक्षांश हो, तो जब हम भूमध्य रेखा से दूरी पे जाएंगे, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, तो जैव विविधता में कमी आएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश करके। तो ये जो है 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो उच्च कौन सा होगा? ये 90 डिग्री वाला। और निम्न कौन सा होगा? ये 0 डिग्री वाला। तो क्वेश्चन बनता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी? तो जैव विविधता जो है यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ये निम्न अक्षांश है। तो निम्न अक्षांश से जब हम उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो घटेगी। और जब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएंगे तब जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये जो है फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, रिबन, साल्टो एंजल या फिर टुगेला। तो बात करें संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल्टो एंजल। तो ये जो है कितनी मीटर ऊंचाई पे है? तो 979 मीटर। कितना? 979 मीटर जो है ये ऊंचा है। अगर बात करें ये है कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो है वेनेजुएला में चुरन नदी पे। कहाँ पे? चुरन नदी पे है, चुरुन नदी पे ये है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो है देहरादून में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में है। बात करें यहाँ पे देहरादून की, तो देहरादून में कौन सा? वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान हो गया, और हो गया भारतीय पेट्रोलियम। कौन सा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों जो है वो देहरादून में है। और यहीं जयपुर की यदि पूछे, जयपुर में कौन सा है? तो केंद्रीय भेड़। कौन सा? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। और एक और होता है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जो है ये जयपुर में है। कौन सा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, और जो है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ये दोनों कहाँ है? ये दोनों जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। यही हम बात करें अहमदाबाद की, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। कौन सा? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पे है? ये जो है अहमदाबाद में है। यहीं पे एक और आता है प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो ये भी जो है ये दोनों अहमदाबाद में है।
तो ये जो कहाँ पे स्थित, अहमदाबाद, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसमें से बताना है निगेटिव कि कौन सा है जो कि उत्तरदायी नहीं है। तो बात करें यहाँ पे जो है वायुमंडल में जो भी गैसें हैं वो कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में वो सब उत्पन्न करती हैं, लेकिन 5 मुख्य जो गैसें हैं वो 5 हैं, वो जो है सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। इसमें से जो है वो आर्गन नहीं होगा। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों के तीनों हैं। और इसमें से 2 और जोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी है और मीथेन भी है। 2 कौन सा छूट रहा है? एक हो जाता है ओजोन और एक हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये जो है 5 जो है ये मुख्य में आती हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, जल का, त्वचा, मांसपेशियों, अंगों का। कहने का मतलब हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो इसमें से कौन सा है जिसके माध्यम से अधिक है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का। तो मानव शरीर में लगभग जो है वो 55 से 70% भाग जो है वो जल का पाया जाता है और प्रकृति का सबसे अच्छा विलायक भी जो है वो जल को माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनवास इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति को, नदी जल का शुद्धिकरण को, हरियाली हटाना को, या फिर पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीनवास इंगित जो है वो किसको करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये जो है इसको इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जो है ग्रीनवास है क्या? तो पर्यावरणीय लाभ के लिए लोगों को गुमराह करना। क्या करना? पर्यावरणीय लाभ के लिए लोगों को गुमराह करना, ये जो है ग्रीनवास कहलाता है। और बात करें यहाँ पे झूम कृषि की, तो भारत सरकार द्वारा इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। झूम कृषि की वजह से जो है पर्यावरण पे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच रहा था, जो है इसकी वजह से बहुत पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, इसलिए जो है इसको भारत सरकार द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, इकोट्रिन कहते हैं, इको बाउंड्री कहते हैं, या फिर इकोस्फीयर कहते हैं। तो वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों, एक हो गया देखिए, एक ये क्षेत्र हो गया ये पारिस्थितिकी तंत्र, और ये जो है दूसरा ये पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बीच का जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। एक ये है, एक ये है। जिस एक प्रजाति का जीव यहाँ बढ़ेगा तो दूसरे को वो समाप्त कर देगा। यहाँ पे जो है जिस एक प्रजाति, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, जिसका भी एक जो है वो बढ़ेगा वो दूसरे की प्रजाति को वो जो है समाप्त कर देगा। जैसे कि शेर बढ़ा तो हिरन के लिए खतरा हो सकता है, हिरन बढ़ा तो घास के लिए खतरा हो सकता है। तो इकोटोन यहाँ पे जो है ये संक्रमण क्षेत्र जो है इसी को क्या कहकर पुकारते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन क्या है? तो इकोटोन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के सहायक होते हैं, जबकि जैव विविधता के लिए ये जो है ये खतरा साबित होते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकोटोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? मछलियां उष्ण रक्त वाली होती हैं, मछलियां सिर्फ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं, और तलों के निकट पानी नहीं जमता है, बर्फ ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलों के निकट पानी नहीं जमा होता है। ऊपर से जो है चाहे जितना भी बर्फ जमा हो, लेकिन जो है जैसे कि ये झील हो गया तो ऊपर से जितना भी बर्फ जमा हुआ हो पानी के सतह से जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है वहां पे जो पानी, जैसे कि ये झील हो गया तो ऊपर से चाहे जितना बर्फ जमा हो ना, तो जो पानी जो है ये पानी जैसे है वो पृथ्वी के सतह से जुड़ा होता है, तो वह जो है कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं जाता। तो क्या होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे ऊपर भले ही 0 डिग्री हो जाए लेकिन नीचे जो है वो 4 डिग्री पर ही होता है। तो कोई भी जलीय जीव हो उनको जीवित रहने के लिए कितना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस से ही पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है ऊपर भले ही बर्फ जमा हो, मछलियां जो है वो नीचे जो है रह सकती हैं। जमी हुई झील के अंदर भी मछली जीवित रह सकती है। इसलिए तलों की, तल मतलब ऊपर का ये पार्ट है, ये नीचे है, नीचे के पार्ट को तल कहते हैं। तल के नीचे जो है पानी नहीं जमा होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तलों के निकट पानी नहीं जमा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। बड़े स्तर पर जैव विविधता जो है संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जैव मंडल रिजर्व का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है बड़े स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जैव मंडल रिजर्व का ही प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपने की प्रक्रिया हैं? अपने की नहीं, अपनाने की, यहाँ पे होगा अपनाने की प्रक्रिया है। 343, 344, 345 या फिर 346 अनुच्छेद। तो यहाँ पे जो है संघ की बात करें कि संघ की राजभाषा क्या है, तो वो अनुच्छेद 343 में है। और संसद समिति की जो है भाषा वो किस में है, तो अनुच्छेद 344 में है। और राज्य की भाषा की बात करें तो राज्य की भाषा अनुच्छेद जो है वो 345 में है। और दो राज्यों के मध्य जो है पत्राचार की भाषा जो है वो 346 अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, राज्य की राजभाषा पूछा है तो आंसर हो जाएगा 345, ऑप्शन नंबर सी 345, अनुच्छेद 345 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो यहाँ पे जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। कितना अनुच्छेद 148 ए के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 148 ए के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण पूछा है तो स्थिर जल आवास को लैंटिक आवास कहा जाता है। लैंटिक आवास क्या है, स्थिर जलाशय को, क्या स्थिर जलावास को जो है लैंटिक आवास कहा जाता है। जैसे कि झरना हो गया, आर्द्रभूमि हो गई, तालाब हो गया और अन्य जलाशय जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो है झरना और नदी जो है ये लोटिक जलावास के अंतर्गत आता है। ये जो है नदियाँ जो है वो बहती रहती हैं, वो जो है रुकती नहीं है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब एवं दलदल। यहाँ पे जो है नदी दोनों में है, उपयुक्त तो सभी नहीं हो सकता। नदी जो है ये हमेशा बहती रहती हैं, ये जो है स्थिर के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए ये नहीं होगा। झरना तो आता है और तालाब भी है, दलदल भी है, लेकिन नदी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तालाब एवं दलदल, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वालगुन, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, झील, गिद्ध या फिर ब्लार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चमगादड़। यह चमगादड़ की एक जो है विशिष्ट प्रजाति है। क्या है? एक जो है विशिष्ट प्रजाति है। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो जैसे बांग्लादेश हो गया, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे जो है वो चमगादड़ की प्रजाति पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो यहाँ पे बात किया है गणितीय सूचकांकों में, तो जो है यहाँ पे अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इसमें से कोई नहीं। तो जो है जैव विविधता के जो है कितने स्तर है? 3। कौन कौन से? जैव विविधता का मापन जो है वो कितने स्तर पर होता है? 3 का। कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा जो है इसका संख्या के आधार पर किया जाता है। जैव विविधता का मापन किसके आधार पर होता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा संख्या के आधार पर। और बीटा का जो हो जाएगा वो विशेषता या संरचना। विशेषता संरचना मतलब चाहे वो मानसिक आधार पर हो, चाहे वो शारीरिक आधार पर हो, वो जो है उसकी विशेषता या संरचना के आधार पर होता है। और गामा की बात करें तो इन दोनों का संपूर्ण मापन जो होता है वो गामा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि गणितीय सूचकांकों, तो संख्या को दर्शा रहा है। गणित मतलब किसका? गणित मतलब अंक, संख्या पे आएगा। तो अल्फा सूचकांक क्या हो जाएगा? ये जो है संख्या के आधार पर इसका मापन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है?
साफ फिश, स्टार फिश, पाइप फिश या फिर गिटार फिश। तो कुछ समुद्री जंतुओं का नाम जो है वो मछलियों के नाम से मिलता जुलता है, लेकिन जो है वो मछलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे कि जेली फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और जो है ग्रे फिश, ये सब जो है ये जीव के अंतर्गत आते हैं, मछली के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें से जो है वो पूछा है कौन सा नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो स्टार फिश जो है ये नहीं है। ये जो है समुद्री जंतुओं के नाम में आते हैं, मछलियों के नाम से मिलता जुलता भले ही है, लेकिन जो है मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कैसी रही क्लास जो है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।